अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मरियम नवाज बड़े हसास वक्त में पाकिस्तान वापस आ रही हैं। सिर्फ एक साल पहले तक नाकाबिले शिकस्त नजर आने वाली नून लीग अब अपने ही गढ़ में मुश्किलात का शिकार है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात सिर्फ 3 माह की दूरी पर हैं और इन इंतखाबात की सूरत में नून लीग को सख्त तरीन इंतखाबी चैलेंजेस का सामना है। नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात में जिस हजीमत का सामना हुआ वो एक वाज़ेह इशारा है। आने वाली माशी मुश्किलात की वजह से मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल मजीद तारीक नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात होने की हैसियत तो खो ही चुकी थी, मगर अब उसको अपने सियासी कले में भी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के चैलेंज का सामना है। 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मरियम नवाज ने नून लीग को मुतहर्रिक रखने की भरपूर कोशिश की। उनके तकरीर के अंदाज और शख्सियत ने उन्हें एक हद तक क्राउड पुलर लीडर भी साबित किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज को नया ओहदा, नई जिम्मेदारियां मिलने के ऐलान के बाद नून लीग के उन चंद सीनियर रहनुमाओं को तशवीश भी है जो 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जमात से वाबस्ता हैं और लंदन के आलीशान बंगलों के बजाय पाकिस्तान में रहकर ही सियासत की सर्दी गर्मी से निबर्दाज़मा है। इसी मामले पर पहला सवाल रखेंगे, लेकिन ये भी आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज क्या इन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहेंगे, इस जाविये से भी इस पूरी सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शहजाद चौधरी साहब हैं, ज़ैगम खान साहब हैं, स्टूडियो में मेरे साथ ईसा राना और वजाहत मसूद साहब मौजूद हैं। आप लोगों के लिए इसी पहले सवाल को ये मैं बता दूं कि हम इसमें जो मुख्तलिफ ज़ाविये जिनके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वो पार्टी के रहनुमा भी हैं, महंगाई भी है और दीगर चैलेंजेस के साथ साथ PTI शामिल है। मरियम नवाज की इख्तियारात के साथ वापसी, चैलेंजेस बेशुमार, क्या मुकाबला कर पाएंगी? आप समझते हैं कि जिस इख्तियार, जिस ओहदे के साथ वापसी है वहाँ बहुत आसान रहेगा, तो हाँ के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। शहजाद चौधरी साहब। जी, मेरा ख्याल है कर पाएंगी और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी जंगी इस्तिलाह में और वैसे भी स्ट्रेटजी के अंदर एक टर्म यूज होती है टाइम एंड स्पेस। ये 2 चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं किसी भी चाल के चलने के अंदर, या जब 2 मुतहारिब कुव्वतें होती हैं तो किसके पास टाइम और स्पेस की सबकत है। स्पेस किसके पास ज़्यादा है और टाइम किसके हाथ में ज़्यादा है। जिसके हाथ में ये दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं वो आम तौर पर हावी रहता है अपने जो उसके मुकाबले में होते हैं। स्पेस क्रिएट कर दी इमरान खान ने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके, पंजाब असेंबली खास तौर पे वो स्पेस क्रिएट, वो खेल से बाहर हो गए, सिस्टम से बाहर नहीं हुए। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, वो खेल से बाहर हो गए। इस वक्त खेल में वो मौजूद नहीं है। जब इतना बड़ा मैदान मिल जाए मरियम नवाज को, जब वो वापस आएंगी तो फिर डिपेंड करता है कि वो स्पेस को इस्तेमाल कैसे करती हैं। वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जिसको समझा जाता है पंजाब के अंदर, जो कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, कि शायद वो फेवरेबल हो PMLN के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो स्पेस के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो उनके हक में जाती हैं। दूसरा टाइम आपने, जब आपने दोनों चीज़ें जो आपके पत्ते थे, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, यानी आपके पास 2 असेंबलियाँ थी, आपने डिसॉल्व कर दी, आपने पत्ते खेल दिए, तो अब दूसरे के हाथ में जो पत्ते हैं वो खेलेगा और अपनी मर्जी से और अपने वक्त के मुताबिक खेलेगा। टाइम आपने उसको सीड कर दिया कि ले यार, जब तुम्हारा दिल करता है खेलो। उसके अंदर इलेक्शंस कब होते हैं, कब नहीं होते, 90 दिन में होते हैं, या कोई और ऐसा हीला बहाना बन जाता है जिसकी वजह से इलेक्शन 90 दिन के बाद नहीं हो पाते। अगर ये अक्टूबर तक इलेक्शन खिंच जाते हैं, उसमें मुआशी मजबूरियां भी आ सकती हैं, उसमें और मामलात भी हो सकते हैं, तो फिर टाइम इतना मिल जाता है मरियम नवाज को कि वो जितनी मेहनत करेंगी, जितनी मेहनत के साथ उस टाइम और स्पेस को इस्तेमाल करेंगी, मेरे हिसाब से उनकी अपनी जो विगर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है और जिस तरीके से उनको स्पेस खुली मिल गई है, अगर वो इसको इस्तेमाल ना कर पाएं तो फिर वो मैं समझूंगा कि फिर बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं डेफिसिट, नुकसान, और शायद किसी हद तक एक लेजीनेस भी उसके अंदर शामिल होगी। मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें उनके हक में जाती हैं और मुझे मरियम नवाज उसको इस्तेमाल करती नजर आती हैं। इसका नुकसान है इमरान खान को और PTI को। आपने स्पेस क्रिएट कर दी मरियम नवाज के लिए, आपने सियासी कार्ड्स की भी बात कर दी। एक छोटा सा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, जो अंकल्स का ताउन दरकार रहेगा। हमारी तारीख है, बेनजीर भुट्टो के साथ ये अंकल्स का लफ्ज बड़ा मशहूर हुआ कि वो ताउन ना कर पाए, ना उन्होंने किया। यहाँ पर ताउन रहेगा उस तरह से? मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पंजाब के अंदर खास तौर पर जो कामयाब है ना, जो कामयाबी जिसको होती नजर आती है, ज्यादा लोग उसकी वेक में, उसके पीछे चल पड़ते हैं
और अगर उनको नजर आता है कि इमरान खान, देखिए इमरान खान के ऊपर, उसकी पार्टी के ऊपर कल परसों से 2-4 दिनों से कैसी एक तरह से एक डाउन साइड है, भले आप उसको रिएक्शन में कह सकते हैं कि जी वो फलाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, फलाना ऐसा हो गया, तो मुझे यूं लगता है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात का दौर बढ़ना शुरू हो गया। अगर उसके लिए मुश्किलात का दौर बढ़ रहा है, मुकदमे भी शामिल कर लें, बाकी चीजें भी शामिल कर लें, इलेक्शन कमीशन के मसाइल भी शामिल कर लें, तो फिर आपको लगता है कि एक ऐसी कुव्वत है जिसके ऊपर मुश्किलात नहीं है, जो कि गालिबन पीएमएलएन की चीज कुव्वत नजर आती है। तो जब आपको ये नजर आता है तो लगता है कि अंकल्स फिर मिलके उस तरफ को चल पड़ेंगे जहां पर कामयाबी नजर आती है, और वो जो थोड़ी बहुत अगर कमियां रह गई हैं तो ये अंकल्स उनके साथ मिलते नजर आएंगे। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का आना ऐसी सूरत के अंदर ज्यादा बेहतर तौर पर मुमकिन हो पाएगा, और फिर उनके आने से एक मरियम नवाज को सहारा भी काफी खूब मिलेगा। एक और चीज मुझे कहने दीजिएगा, मईशत भी डिटर्मिन करेगी, मईशत के ऊपर कि मईशत अब से लेके अक्टूबर तक, जून जुलाई तक खासतौर पे कैसी चलती है, क्या वजह बनती है। अगर मईशत के अंदर रिकवरी का साइन कोई आसार नजर आते हैं, डिफॉल्ट नहीं होता, तो क्या ये मुमकिन है कि इनके कार्ड थोड़े से बेहतर हो जाएं, इनके स्टॉक जरा बेहतर हो जाएं और ये टाइम और गेन कर सकें। ठीक है जी। ज़ैगम खान साहब, ये जो टाइम एंड स्पेस की बात की और सियासी कार्ड शहजाद साहब कह रहे हैं यहाँ दिख रहे हैं नून लीग की साइड पर और फायदा हो सकता है, आप इससे एग्री करते हैं कि जो चैलेंजेस मौजूद हैं वो ये कार्ड्स हैंडल कर लेंगे उन चैलेंजेस को? मैं एहतराम के साथ इत्तफाक नहीं करता। चौधरी साहब ने जो एडवांटेजेस बताई वो बहुत बड़ी और अहम एडवांटेजेस हैं। थोड़े से मुख्तलिफ हालात में वो मुस्लिम लीग नवाज़ की कामयाबी का सबब बन सकते थे। इन हालात में मुस्लिम लीग नवाज़ की कामयाबी का सबब बनना इन दोनों चीज़ों का बहुत मुश्किल है। अगर मैं चौधरी साहब वाली टर्म्स लूँ और स्ट्रेटजी को देखूँ तो मेरे नज़दीक जो स्पेस है, जो मैदान है, वो अवाम के अज़हान है, वो पब्लिक ओपिनियन है, वो बहुत पलट चुकी है। और मैं एक सोशल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जब देखना चाहता हूँ तो मेरे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मैं साइंटिफिक पब्लिक ओपिनियन पोल्स देखता हूँ, यानी वो सर्वे जो ठीक साइंटिफिक हों, उन पोस्टर्स के हों जिन पर मैं एतमाद करता हूँ, या फिर बाई इलेक्शंस को देखता हूँ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ मेरे पास सबूत के तौर पर नहीं होती। उसके अलावा सिर्फ जो एक ऐसा सबूत एनेक्डोटल, यानी इधर से उधर से पूछ के जो किया जाता है, जिसमें गलती का कहीं ज़्यादा इम्कान होता है। मईशत, मेरे ख्याल में मईशत ही सबसे बड़ा फैक्टर होगी। चौधरी साहब ने रिकवरी का बताया, रिकवरी शुरू हो सकती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मैक्रो इकानमी की यानी जो बड़ी मईशत है, वो जब रिकवरी शुरू भी करती है तो अवाम तक उसका असरात पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, लैग होता है। इस वक्त जो हालात हैं, इनके असरात कम अज़ कम 1 साल चलेंगे, कम अज़ कम 1 साल बहुत सख्त हालात लोग फेस करेंगे। अगर हालात बेहतर होने शुरू हुए तो हमें 1 साल के बाद अवामी हालात में बेहतरी नज़र आएगी। मरियम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं, लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जैसे ही उनके आने का तबल बजा, उसके साथ ही वो छींका टूट गया जो इसहाक डार साहब ने लगाया हुआ था। और इसमें मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसमें मरियम साहिबा का अपना एक किरदार है। मईशत में वो दखल अंदाजी कर रही थी। ट्रेडर्स पर जो टैक्स लगाया गया था उसको उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए उड़ा दिया था, यानी थोड़ा सा टैक्स। मिफ्ता के ख़िलाफ़ जो उनकी गुफ्तगू थी वो ऑडियो लीक का हिस्सा है, यानी अंकल को लाने में और उनको मईशत पर बिठाने में उनका भी किरदार था। और जो 4 महीने का जमूद वो मईशत में लाए, उसकी सज़ा आज अवाम ने भुगतनी है। ये बहुत असर डालेगी। क्विकली मैं एक चीज़ और ऐड कर जी, अगर मुझे इजाज़त दे मैं एक फैक्टर और ऐड कर दूं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको बहुत बड़ा ओहदा मिला है। अभी तक वो जंग जो फैमिली के अंदर विरासत की है वो चल रही है। वो चीफ ऑर्गेनाइज़र है। चीफ ऑर्गेनाइज़र क्या करेगा? सदर के से हटकर खुद कुछ करेगा। एक सदर भी मौजूद है, एक रहबर भी मौजूद है जो लंदन में बैठा हुआ है, और मईशत जो है वो अंकल के पास है। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज इज़ अ डिवाइडेड हाउस, जहां खुद जो फैसले हैं कि पार्टी कौन संभालेगा वो तय नहीं हुए। यहाँ सिर्फ डायनेस्टी का विरासत का मसला नहीं है जी। मुनक़सिम जमात की बात हो रही है। वजाहत साहब, 2022 में भरपूर इंतखाबी मुहिम जो चलाई गई, ज़िमनी इंतखाबात, लाहौर ही की 4 में से 3 नशिस्तें नून लीग ने लूज़ की थी, मरियम नवाज़ ने वही चलाई थी। एक टेस्टेड फेलियर कहा जा सकता है। पॉलिटिकली कितना कामयाबी उनको मिल सकती है? जितनी डिस्कशन हुई, 2 डिफरेंट ओपिनियंस आए अब तक। मैं शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन ये जो फसीह व बलीग हमारे साथी हैं,
शहजाद चौधरी साहब और जागब वो सारा मेज़ साफ़ कर देते हैं आर्गूमेंट्स का। अच्छा नहीं, वो मैं तहसीन ही कर रहा हूँ, अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। मेरा जवाब हाँ में है। एक तो मैं ये अर्ज़ किए दूँ कि जो इंतखाबात जुलाई में हुए थे वो एक बहुत पेक्यूलियर सिचुएशन थी। एक कौमी लीडर का हल्के के उम्मीदवारों से मुकाबला करना, और वो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। मैं ये याद दिलाऊंगा कि 3.5 साल यानी 3 साल और 7 माह की जो हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उसमें जो 23 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें से 22 में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी। जहाँ तक मुआशी हालात का ताल्लुक़ है, मईशत ख़राब है, जितनी आज ख़राब है इससे ज़्यादा शायद माजी में नहीं रही, लेकिन कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं रही। कम से कम मेरी नस्ल ने तो मईशत को अच्छी हालत में नहीं देखा फ्राम मिड 70s ऑनवर्ड। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उन्हीं मसाइल का शिकार हैं अब जो 2018 में मुस्लिम लीग नून को दरपेश थे। उसके बावजूद सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ऐसी कामयाबी हासिल की थी कि जहाज़ भर के लाना पड़े थे। ठीक है ना। मरीम नवाज़ एनर्जेटिक हैं, शी इज़ बेयरली 50, शी इज़ क्राउड पुलर, शी हैज़ लर्नड सर्टन नुआंसेस। और ये जो बात होती है ना अंकल्स की, तो पीपल्स पार्टी के अंकल्स में गिनवाने शुरू करते तो कौसर नियाजी साहब से लेके हफीज़ पीरज़ादा, जतोई साहब, मुमताज़ भुट्टो साहब। कलामी की माज़ 17 में चौधरी निसार साहब गए जब मरियम ने थोड़ा टेक ऑफ करने की कोशिश की, पोजीशन ली। अब अब्बासी साहब की बातें आ रही हैं कि अगर मरियम इस पोजीशन और उसके साथ होंगे, साहब वो नहीं करेंगे जो रास्ता अलग नहीं करेंगे दोनों। जी मैं अर्ज किए देता हूँ, मुस्लिम लीग नवाज का डीएनए और पीपल्स पार्टी का जो जेनेसिस है, बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं। चौधरी निसार अली जो है वो एक ख़ास नफ्सियात कह लीजिए, उसे रुझान कह लीजिए, रुझान तबा कह लीजिए, वो रखते हैं। इस वजह से आपने शायद नोट किया हो कि वो आउट हुए, वो आउट हुए मैदान से। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक और दूसरे बहुत से ऐसे रहनुमा वो ये गलती नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ इक़्तिदार के साथ चलने वाली जमात है, उसके साथ अगर उन्होंने ये जो पिछले 5 बरस 6 बरस जो है वो गुजार लिए हैं, आई थिंक के नहीं, आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मेरे ख्याल में ये एक खुशगवार तब्दीली आएगी पाकिस्तान की सियासत में। मईशत जो है वो वाक़तन मेरा भाई जागम ठीक कहते हैं कि ओवरनाइट ठीक नहीं होती, उसके ठीक होने में वक्त लगेगा। अगर हम उसको ठीक करने का फैसला कर लें, उसमें हमारे पास मसाले मौजूद हैं, मैं फौरी तौर पे देना नहीं चाह रहा, लेकिन हमारी मईशत जो है वो उस नहज तक, उस निशान तक नहीं पहुंची, पानी अभी ख़तरे के निशान तक नहीं आया जहां वो श्रीलंका में पहुंचा। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ और उसकी जो इलाही जमातें हैं वो इंतखाबात सूबाई जो है वो वक्त पे करवाएंगी। मुश्किल ही लगता है जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जो हालात और मईशत के नक्शे जो आप खींच रहे हैं, अगर वो हक में ना गए तो फिर इंतखाबात। मैं बिल्कुल अगले सेगमेंट में आती हूँ इंतखाबात की तरफ भी। इसार राना साहब, यहाँ पर 2 ऑप्शन हाँ में दिए गए कि जी हाँ वो मुकाबला कर लेंगी और कामयाबी से कर लेंगे, और एक ऑप्शन जैगम साहब का नहीं में है जिसमें वो मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज कह रहे हैं। हमने आगे इलेक्शन को भी बात करनी है और मईशत पे भी बात करनी है। आपके ख्याल में बड़ा चैलेंज क्या रहेगा और उसको हैंडल करने की वो कमिटमेंट, वो रिजॉल्व होगा मरियम नवाज़ के पास? देखिए, सबसे पहले तो वजाहत साहब ने जो बात की थी कि उनसे पहले जो पेशरो 2 हैं वो सब समेट के ले जाते हैं, तो मेरी हैसियत तो उस कामे की है जो शादी के बाद दरी इकट्ठी करने के लिए बैठा होता है ना, क्योंकि तीनों ये सारा कुछ बोल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड से लेकर एवन फील्ड तक ना सब कुछ एक ताकतवर तबके के लिए मौजूद है, सेट हो गया सब कुछ, ठीक है ना। और मरियम साहिबा जब आएंगी, जिस तरह उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रही हैं और उनके इस्तकबाल होना चाहिए। हालांकि वो एक सर्जरी के नाम पे गई थी और वो सर्जरी पाकिस्तान में भी हो सकती थी, और अनफॉर्चुनेटली यही हमारा अलमिया है कि हर्निया का ऑपरेशन कराने यूसुफ रज़ा गिलानी अमेरिका चले जाते हैं, वो मामूली सी सर्जरी के लिए लंदन चली जाती हैं और पीछे हम रह जाते हैं।
पैनाडोल ढूंढने वाली कौम, जिसे पैनाडोल भी नहीं मिलती। और फिर मजे की बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, मरियम साहिबा जब आएंगी, फुटबॉल की एक टर्म है बॉल पोजेशन, उसमें होता है कि जो टीम ज्यादा बॉल अपने पास रखती है ना, उसके जीतने के इम्कानात उतने ही ज्यादा होते हैं। ये एक टर्म है। यहाँ पे बॉल जो है वो है मीडिया, कि आप मीडिया को किस तरह हैंडल करते हैं, कितना नजर आते हैं, कितना अपना बयानिया को करते हैं। पाकिस्तानी की जो कौम है वो इतनी को क्लियरिटी के जहन रखने वाली नहीं है। वो तो सुबह घर से निकलती है तो शाम तक वो अपनी बहुत सारी राय बदल के घर पहुंच गई होती है। तो जब मीडिया मरियम साहिबा के साथ खड़ा होगा, शेर दे नारे बजनगे, और जनाब उसके बाद मरियम साहिबा एक फातिह के तौर पे सामने आएंगी। मतलब आप कह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज मीडिया को हैंडल करना है। जी, दूसरी चीज सुन लें कि जहां तक अंकल्स की बात है आपने की, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद में और मरियम साहिबा में बहुत फर्क है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब किसी से बात करती थी ना अंकल से, तो मोहतरमा बताती थी कि उनका नॉलेज और उनकी जो ग्रिप है वो उन अंकल से कहीं आगे है। और यही वजह थी कि वो अंकल्स फिर डिफेंसिव होते थे, उन्हें पता होता था कि ये एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। मरियम साहिबा को अभी उसके लिए बहुत सफ़र करना है, बड़ा तवील सफ़र करना है, तब जाके शायद वो उस पे पहुंच सके। तो आप कह रहे हैं बतौर लीडर नहीं, अभी बतौर सियासी शागिर्द ही वो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी उन्होंने कोई इतना बड़ा कारनामा तो सियासी नहीं अंजाम दिया ना, जिसको हम कहें। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस वक्त जंग जारी है ना इस खानदान के अंदर, और वो नाराज होके बैठ गए हमारे सीएम साहब माजी पिछले वाले, और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और सलमान को आगे कर दिया गया। आज माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह कामयाबी दे, FIA ने भी उन्हें क्लियर कर दिया सलमान शहबाज को, और उनके ऊपर अल्लाह की रहमत हो गई। आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं? नहीं का हाँ? मैं उसी तरफ जा रहा था। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा जो हैं वो आएंगी और बहुत अच्छा खेलेंगी, ठीक है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो अनसीन है। टाइम एंड स्पेस से हटके बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो नजर नहीं आती, ना नजर आएंगी। अब कौम को सब नजर आता है, आगे चलें। काश कौम को नजर आता हो तो हम जहाँ इस पोजीशन में ना, मैं अगले इशू की तरफ जा रही हूँ। कुछ नहीं आता ना, अच्छा। कौम को सिवाय ये रोटी के इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, और रोटी भी कहीं नजर नहीं आ रही। ये भी ठीक कह रहे हैं। तो आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो कामयाब होंगी, और उनके साथ बहुत सारी पैनल में 3 ऑप्शन है कि कामयाबी मिलेगी और मुकाबला कर लेंगी चैलेंज, जिसे ज़ैगम साहब समझते हैं कि मईशत सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, और कम अज कम उनको 1 साल तक लगता है कि चैलेंज से निबर्दाजमान होना आसान नहीं रहेगा। अगला मामला जी जिसकी जानिब बढ़ेंगे वो है 2 सूबाई असेंबलियां तहलील तो कर दी गई हैं, इंतखाबात की जी तलाश है। 2 सूबाई असेंबलियों के तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है, मगर तारीख निदारद है। PTI, काफ लीग, सदर मुमलिकत इस हवाले से सवाल उठा रहे हैं, तारीख मांग रहे हैं, मगर जवाब निदारद है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर्स को खत लिख दिया गया है, मगर फिर वही जवाब निदारद है। इलेक्शन कमीशन ने खत में वाज़ेह किया है कि पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल के दरमियान और गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान की तारीख का ऐलान करें। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की सदर आरिफ अलवी से 2 मरतबा मुलाकात हुई, इनमें भी इंतखाबात की तारीख ना देने पर तशवीश का इजहार किया गया है। आज परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया और अदालत जाने की धमकी दी गई है। अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग ही नहीं बल्कि मुल्की आइनी हलके भी इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इन दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही मुलाकात इख्तिताम को पहुंची है, जहां वजीर आजम से मुलाकात किया मौलाना फजलुर रहमान ने भी, आसिफ जरदारी का भी आ रहा है, PMLN की लीडरशिप भी मौजूद थी। इन अहम मुलाकातों के में इंतखाबात ही को लेकर बात हो रही है, सियासी हिकमत अमली बनाई जा रही है। और जो खबर है वो ये है कि इंतखाबात डिजिटल मरदमशुमारी के बाद करवाने पर क्या गौर हो रहा है और इसके लिए राब्ता किया जाए, जो मौजूद है तजवीज़, इसको इलेक्शन कमीशन तक लाया जाए। इसी मामले पर बात करेंगे कि आखिर ये तारीख क्यों नहीं मिल रही, जब 90 दिन में इंतखाब आइनी तौर पर होना चाहिए, तारीख आनी चाहिए। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी जा रही? फोरम ओपन रखेंगे, इसी क्यों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। शहजाद साहब, देखिए तशवीश क्यों इस वक्त तशवीश क्यों हो रही है? मतलब आप लीगल और उन चीज़ों से हट जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों से।
वो तो हैं, अपनी जगह पे कायम है और उसकी कोई ना कोई तौजीह निकालनी पड़ेगी कि क्या वजह है। जब आपने अपने हाथ से पत्ते फेंक दिए और फिर आपने कहा कि अच्छा मैं इस खेल में नहीं खेलूंगा, तो फिर आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं कि अच्छा वो फलानी साइड बेहतर नहीं खेल रही, या वो अच्छा नहीं खेल रहा, या वो गोल नहीं कर रहा, या मुझे गोल करने का मौका दिया जाए? नहीं हो सकता। आपको खेल में मौजूद रहना पड़ता है। अगर आप खेल में मौजूद रहेंगे, आपके हाथ में लेवरेज होगी, उसके बाद आप अपनी कोई ना कोई अपना असर और रसूख दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप खेल से बाहर हो गए तो फिर तो दूसरे की मर्जी है, अंपायर, रेफरी जो भी है, वो खेलने वाली टीम जो है उसकी मर्जी, वो किधर गोल करे कहाँ ना करे। तो इसलिए बुनियादी बात यह तशवीश बेवक्ती है। दूसरी बात, चौधरी परवेज इलाही ने इसी की आज वो दे दी बड़ी खुले अंदाज के अंदर, रस्टिक विजडम सही, लेकिन रस्टिक विजडम के अंदर बड़ा विजडम था। अच्छा, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, मुझे बताइए कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, और ये इलेक्शन कमीशन का कानून है कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कोई तबादला नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह, सिवाय उनकी परमिशन के, उनसे पूछे बगैर। अभी भी उनसे पूछना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वो इजाजत नहीं देते असूलन। तो क्या इंतजार हो रहा है कि कैबिनेट्स अपनी जगह पे आ जाएं, जिन जिनको जहां तबादले करने हैं वहां कर दें? अब अगर ये सब कुछ पता था कि ये होना है, ऐसा होगा, ऐसा होता है, तो फिर तशवीश की क्या गुंजाइश है? तो मैं बार बार एक ही चीज, शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, तशवीश क्यों ना हो जब आप ये कह रहे हैं कि अंपायर और रेफरी की मर्जी, मगर अंपायर और रेफरी को भी तो किसी जाब्ते पर चलना होता है, वहां तशवीश बिल्कुल उन्हें है। अलवी साहब तो ये कह रहे हैं कि आप फौरी इंतखाबात नहीं, इंतखाबात पे ही बात करें, पर बात हुकूमत नहीं कर रही, वो ये कह रहे हैं, उनकी जानिब से गुफ्तगू नहीं हो रही। आप मुझे बताइए ना कि आप एक मैच के अंदर से टीम अपना सामान उठाती है, निकल जाती है, कहती है मैंने हम नहीं खेलेंगे, तो फिर वो क्या करे? जो पीछे टीम में रहेगी, वो जो अंपायर है उसको विनर डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये बुनियादी खेल का असूल है। खेल का असूल ये होता है कि आपको खेलना पड़ता है, ग्राउंड में रहना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये वजूहात हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात होगी अगर 90 दिन के बाद पीटीआई खुदा का शुक्र अदा करे अगर 90 दिन के बाद इंतखाबात, या 120 दिन के बाद भी इंतखाबात हो जाते हैं। मुझे तो यूं लगता है कि ये खींच खाच के माशी वजूहात से, फलाने वजूहात, 1-2, ये अक्टूबर में ही जाके सब कुछ होना है। आप देखिए हुजूम, देखिए उन इंटरिम गवर्नमेंट्स का जो कि प्रोविंसेस के अंदर डाली जा रही हैं, 8-10 आदमी, कोई फूड का है, कोई किसका है, कोई किसका है। ये इतनी बड़ी इंटरिम गवर्नमेंट्स, अगर 60 दिन की 90 दिन की बात होती तो इतनी बड़ी इंटरिम गवर्नमेंट्स की जरूरत क्या थी? थोड़ा सा लीव्स को पढ़ने की जरूरत होती है कि आगे क्या आसार नजर आ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप डिटर्मिन करते हैं। तो अगर सब कुछ पता था तो फिर तशवीश की क्या बात है? तो मैं नहीं समझता कि, तो आपने चूंकि सिर्फ इसमें कमेंट्स मांगे, तो मेरे तो ये कमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, शहजाद साहब कह रहे हैं कि आपने खुद छोड़ा, आप खेल से खुद बाहर निकले, तो आप इंतजार करें जब अगली बार खेल, जिन्होंने भी इस खेल को दोबारा सजाना है, जब वो फैसला करेंगे तो आप इसका हिस्सा बन सकेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। पीटीआई को वाकई इस वक्त तशवीश है, बार बार वो बात करिए कि क्यों नहीं इंतखाब की तारीख, वो इसके पीछे कुछ और देख रहे हैं। उनको लगता है कि इंतखाब नहीं कराया जाएगा, ताखीर का शिकार हो सकता है, और वो यहाँ तक बात करने को तैयार हैं कि जल्दी नहीं तो इंतखाबात पर ही बात कर लें। एक ब्रेक के बाद बाकी पैनलिस्ट की राय आपके सामने रहेगी। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि 2 सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद इंतखाब की तारीख की तलाश है अब तक, जो नहीं मिल रही है। इस पर सवाल था सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि जवाब में शहजाद साहब ने कहा था कि खेल खुद छोड़ा है तो अब रेफरी और एम्पायर की मर्जी, वो जब तारीख दें। वजाहत साहब, आपके ख्याल में इस क्यों को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसके पीछे बहुत कुछ देखा जा रहा है, पीटीआई के खदशात हैं, सदर साहब ने भी कहा है कि फौरी नहीं तो इंतखाबात पर ही बात कर लें। सदर साहब को तो खैर वैसे आइनी तौर पे इन मामला से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जो सियासी खालस ग्राउंड की जो बातें हैं वो सदर ममलिकत हैं। 55 से 60 दिन का शेड्यूल होता है सूबाई उसका। मेरे ख्याल में 10 से 12 फरवरी तक ये ऐलान हो जाएगा और ये वक्त पे इंतखाबात होंगे। ये जो है ना, जिस वक्त लम्हा मौजूद में जो बात दिल में होती है उसके उल्ट सियासतदान बाज़ औक़ात कहा करते हैं कि ख़दशात पीटीआई को ये नहीं है कि इंतखाबात कहीं डिले ना हो जाएं सूबाई के, उनको ख़दशा ये है कि कहीं वक्त पे ना हो जाए, क्योंकि राइट नाउ उनकी सफ़ों में जो है वो इंतशार की कैफियत है। और आप शायद तवज्जो फरमा रहे हों कि जो लोग इमरान खान साहब के बहुत दाएं बाएं नज़र आते थे, एक आध को छोड़ के अब वो
उस तरह से ये वो जमात नहीं है जो आंधा एसेंशन हो, जो आंधा राइज हो। ये क्लाउड, अंडर द क्लाउड है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त इक़्तिदार में जमातें नहीं हैं, चूँकि निगरान हुकूमत है, लेकिन जो वफाक में जो इक़्तिदार में है ना, वो वक्त से पहले इलेक्ट्रल एटमॉस्फेयर पैदा नहीं करना चाहती। ठीक है, वो आपको याद होगा नवंबर के महीने में जब एक हसास तैनाती होने जा रही थी, तो क्या सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि ऐलान क्यों नहीं कर देते, नाम क्यों नहीं देते थे भाई, जिन्होंने नाम देना। लेकिन उसके पीछे भी जो कुछ हो रहा था सर, वो भी आपको पता है, जो मुलाकातें, जो प्रेशर्स, आखिरी वक्त तक की कोशिशें। ये वो भाई शहजाद ने बता दिया ना कि भाई अब जिसके हाथ में पत्ते हैं वो खेलेगा, तब भी वही यही हुआ था, अब भी यही होगा। जिनके हाथ में पत्ते हैं वो वक्त पे खेलेंगे, इनके कहने पे क्यों खेलेंगे। वो उनके पास जो है वो वक्त है, फरवरी का पहला पूरा हफ्ता मौजूद है, वो बड़े आराम से अपनी चीजें जो है वो अफोर्ड कर लेंगे अप्रैल का इंतखाब। जी डेफिनेटली, इकोनॉमिक कंडीशंस के नीचे जी, क्योंकि IMF की सारी शराइत मान लिया मिनी बजट आने को। ये मैं आपसे अर्ज की दूं कि IMF के साथ पास पहली दफा 1960 में गए थे। हमारी 2 नस्लें जवान होके साल्ट एंड पेपर हो गई हैं बालों में, ये IMF के नीचे जो अब हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए आप भाई ज़ैगम चूँकि बहुत प्रैग्मेटिक सोच के साथ चलते हैं, इसलिए वो बार बार मईशत पे जोर देते हैं और दुरुस्त देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज की दूँ कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जो है उसमें और मुआशी हकाइक में बहुत फासला है, इसमें 2-4 बहुत सख्त। आपके ख्याल में वक्त पर इंतखाब होगा? ज़ैगम साहब, वजाहत साहब कह रहे हैं वक्त पर इंतखाबात होंगे, आपके नज़दीक ये तारीख ना मिलने के पीछे क्या है? और साथ ही थोड़ा इसके ऊपर भी जो मैंने इनसे पूछा कि क्या अप्रैल में अफोर्डेबल रहेगा PDM को इंतखाब सूबे में? देखिए आयशा, पिछली बार ऐसे माशी हालात, जब माशी हालात की हम बात करते हैं और अवाम के सेंटिमेंट की बात करते हैं, तो उस वक्त जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई की रफ्तार, जिस वक्त 30 से 35% है और आगे मज़ीद बढ़ने का अंदेशा मौजूद है। पिछली दफ़ा ऐसे हालात पीपल्स पार्टी के दौर में थे, अगरचे उसका तमाम तर ज़िम्मेदारी या ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के आखिरी साल पर थी, जब उन्होंने तेल की कीमतें शिफ्ट नहीं की थी, बैन अवी बहरान आया था और वो इकट्ठी आकर पाकिस्तान पर गिरा था। अवाम ने पीपल्स पार्टी को कितनी सज़ा दी थी, उस सज़ा को ये आज तक भुगत रहे हैं। जब मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत में आई तो उस वक्त एक बहुत मजबूत जमात थी, सबसे मकबूल जमात थी, PTI इंतहाई नामकबूल हो चुकी थी। तो इस अरसे में मुस्लिम लीग नवाज़ पे क्या उफ्ताद गिरी है अगर वो मईशत नहीं है। तो जो पहला स्टेज था, जो पहला मरहला था IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद का, उसने जो इलेक्शन कंसिस्टेंटली हमें बताए हैं, 2 फेजेस हो चुके हैं पंजाब में इलेक्शंस के, और दोनों फेजेस ने बताया कि इस वक्त जो फासला है इन 2 पार्टियों में वो 8% का है, बहुत बड़ा फासला है। और अब IMF का प्रोग्राम का अगला मरहला होने जा रहा है। मेरे नज़दीक तो इन्फ्लेशन और पब्लिक ओपिनियन में गहरा ताल्लुक है। तमाम दुनिया में IMF के जब प्रोग्राम आते हैं तो हुकूमतें तक गिर जाया करती हैं, चलती हुकूमतें गिर जाया करती हैं, बहुत बड़ी मुसीबतें आती हैं। मैं तो इसको लाइट नहीं लेता। देखिए, हो सकता है कोई बहुत ग्रैंड स्ट्रेटजी मौजूद हो, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है देग में बहुत कुछ पक रहा हो, मेरी वहाँ तक रसाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ज़ैगम साहब, मैंने अभी जिक्र भी किया कि ये जो PDM के लीडर्स हैं, इन्होंने बैठकर एक नई सियासी हिकमत अमली के ऊपर गुफ्तगू की है, बातचीत की है, जिसमें डिजिटल मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात पर जाया जाए और वो इस तजवीज़ को लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन तक। एंटरटेन हो सकती है ये? मुझे बताइए आइन के माहिर वजाहत साहब इसकी आइनी वजाहत वो कर सकते हैं। मेरी तो जो आइन की फ़हम है और जो मैंने आइन के माहिरीन से पूछा है, ये बहुत मुश्किल लगता है, इसको अदालतें नहीं मानेंगी। और अगर ये काम करना होता, अदालतों ने साथ ही देना होता, इस्टेब्लिशमेंट ने साथ ही देना होता, तो ये हुकूमतें डिज़ाल्व ही ना होती। पहले तो हम यही बात कर रहे थे ना कि हुकूमतें डिज़ाल्व ही नहीं होंगी, हमें तो बड़ा यकीन था। और हुकूमतों की डिसोल्यूशन को रोकना कितना आसान था। परवेज़ इलाही साहब को एक फ़ोन ही जाना था ना, एक मेंबर से उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता है। क्या उस मेंबर को इधर उधर करना उन लोगों के लिए मुश्किल था जिनसे तवक्को लगाई जा रही है कि वो इलेक्शंस को 4-5 महीने आगे लेके जाएंगे? अगर उन्होंने आसान काम नहीं किया तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे जो आईनी तौर पर इतना ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है?
तो मुझे यही लगता है कि वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ डेट्स जो गवर्नर्स को भेज भी दी हैं, पंजाब के गवर्नर को भी भेजी हैं डेट्स 9 से 13 अप्रैल की, केपी के गवर्नर को भी भेजी हैं 15 से 17 अप्रैल की। अभी तक गवर्नर्स ने जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में वो कोई डेट बता देंगे और ये बात आगे चलेगी। हफ्ता 10 दिन में इस तारीख का सामने आ जाएगा जो गुफ्तगू हो रही है। आपके ख्याल में इसार राना साहब एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी या प्लान है पीछे, या बेवजह के खदशात है पीटीआई के? वक्त है, तारीख मिल जाएगी इंतखाब की? देखिए, पहले तो मैं वजाद भाई को सलाम करता हूँ। मैंने एक अरसे बाद इतना खुश फहम कोई दोस्त देखा है। अच्छा। जो कह रहा है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है और सब जगह बल्ले ही बल्ले है। आज डॉलर 20 से 25 रुपए जंप करके ऊपर गया है और रुपया जो है जब 25 रुपए डॉलर ऊपर गया तो ज़मीन पे कहाँ गिरा है ये आप अंदाज़ा कर लें। जो सोना है वो आज 5,000 रुपये तोला बढ़ा है। आप बात कर रहे हैं IMF का आएगा, वो भाई IMF से पहले ही यहाँ पे गूंजा फिर गया है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को रोते हुए देखा। मैंने मईशत पर बाद में आना है, मैं अभी इंतखाब का पूछ। मेरा अगर आप मुझे कभी थोड़ा सा आज़ादाना मौका दे दें, ये समझ के कि अवाम को भी बोलने का कभी मौका उसकी मर्जी से मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे कंफर्ट फील कर। देखिए सवाल गंदुम जवाब चुना, आगे पता है मैंने मईशत पे जाना है। बात ये है कि आप भी ऊपर बैठ के हुक्मरानों की तो खुद ही तय कर लेती हैं कि नहीं अवाम को ये कहना है और ये नहीं कहना। तो मेरा आजाना गुजारिश आप करें जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं जो जब सारे ही मईशत पे बात करें तो मैं आटा कहता हूँ तो आटा मईशत से बाहर तो नहीं है, डॉलर मईशत से बाहर तो नहीं है। सारे मईशत पे जब बात करते हैं मैं डॉलर कहता हूँ तो वो मईशत से बाहर नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब फिर कहता हूँ कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी इलेक्शन नहीं होंगे। मार्च के अंदर जाके आप चले जाएंगे मर्दमशुमारी में, मर्दमशुमारी के बाद आपने वो हल्का बंदियां करनी है। हल्का बंदियों में भी 3 माह लगता है, ठीक है ना। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि आइन की गुंजाइश, तो आइन तो हम जिन लोगों ने आइन का फैसला करना है वो तो हमेशा गुंजाइशें देते रहे। नजरिया जरूरत कब मरा है मुझे बताए ना, कब फौत हो गया नजरिया जरूरत। तो फिर सदर साहब के खदशात ठीक है कि कुछ लोग आइन में गुंजाइश तलाश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और उन्होंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात भी की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं जी, हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही। सदर मुमलिकत ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें सीनियर जर्नलिस्ट से उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, हुकूमत नहीं करना चाह रही। अब इमरान खान वो जो ख्वाजा फरीद का शेर था ना कि मट्टी ना फरोल फरीदा यार गुआचे नहीं लफ्जे, अब वो मट्टी फरोलते रहे उनके वो नहीं मिलेंगे, यार गुआचे नहीं मिलेंगे उन्हें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि वजाद भाई और जैगम भाई को इलेक्शन नजर आ रहे हैं। मेरी आईसाइट कमजोर है लेकिन इतनी नहीं है कि मुझे इलेक्शन हो रहे हैं और नजर ना आ रहे हैं। जी कहिए आप, मैं अगले इशू की तरफ जाऊंगी। वजह से कुछ कमेंट करना मैं अर्ज किए देता, वो उन्होंने पढ़ दिया था ना उनका शेर सैयद आबिद अली आबिद का, सास जब टूट गए हम नफ्सो तब तुम्हें शीशा गरी याद आई। अब अपने हाथ, वो सास भाई बार बार कह रहे कि अपने हाथ काट दिए, तो अब तुम्हें नगमा गरी याद आई। अब बैठ के इंतजार करो, जिनके हाथ में है वो उसका फैसला करेंगे। ये उन्हें सुनाया, मुझे तो सुना रहे भाई। मैं अब दरअसल इमरान खान साहब को सोचना है कि हर बार उनके कहने के हिसाब से निजाम नहीं चलना, ना चीजें होनी है। वो कहते थे असेंबली आओ, वो नहीं जाते थे, अब उन्होंने निकाल दिया तो कहते कबूल क्यों किया। वो कहते थे आओ बैठ के बात करो, वो कहते हैं करो, वो कहते हैं हमारी मर्जी से। जी यहाँ हमारे यहाँ मामला ये हो गया कि एक चैन से है तो दूसरा बेचैन हो जाता है, मगर अवाम मुस्तकिल बेचैनी की कैफियत में है। जो पाकिस्तानी रुपए के साथ हुआ है, एक ही दिन में रुपए पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हुई है, मतलब डॉलर इतना स्ट्रांग हुआ है। अमेरिकी डॉलर के रेट पर लगी ई कैप खत्म होने के बाद डॉलर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में 262 रुपए पर फरोख्त होने लगा है। वजीर आजम ने 2 रोज कबल IMF से होने वाली वर्चुअल मीटिंग का हाल सुनाते कौम को यह आगाह किया कि पाकिस्तान ने IMF को कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए जो शराइत रखी थी, पाकिस्तान ने तमाम कड़ी शराइत मान ली हैं। डॉलर कैप खत्म करना भी IMF की ही एक शर्त है। इसी हवाले से बात करते हुए साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। उधर चेयरमैन FBR के मुताबिक डॉलर के उतार चढ़ाव में 1 से ज्यादा अवामिल शामिल हैं, जिसमें स्मगलिंग भी एक फैक्टर है, और इसी हवाले से FBR मजीद इक़दाम कर रही है। IMF प्रोग्राम बहाली से मुल्क में महंगाई के तूफान का अंदेशा है, लेकिन माशी माहिरीन के मुताबिक हमारे पास IMF के अलावा कोई चॉइस, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है।
इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसे क्या कहा जाए, देर आए दुरुस्त आए। जो मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे उससे हटकर जो कुछ डार साहब ने किया वो हमें कहाँ ले आया और वापस मिफ्ता साहब की पॉलिसीज की तरफ बढ़ गए हम। सवाल इस तरह से है, क्या हुकूमती इक़दामात से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा? शहजाद साहब, वो कड़वा घूंट पी लिया गया जिसको 4 महीने रोके रखा, इस्तेहकाम के चांसेस हैं अब? देखिए, 2 चैलेंजेस हैं मेरे इस नज़र में जो कि जिस माशी तौर पर जिनको देखा जाए। पहला बड़ा इम्तिहान डिफ़ॉल्ट का है। वो कहते हैं कि बड़ी हद तक टलने के आसार हैं, लेकिन उसका ताल्लुक किससे है कि IMF के साथ कब मुआहदा तय पाता है, कब हम उस मुआहदे में एंटर करते हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक और बाकी मल्टीलैटरल डोनर्स पैसे देंगे, कुछ बायलैटरल डोनर्स देंगे। तो मेरे ख्याल में लगता यूँ है कि ये साल डिफ़ॉल्ट के बगैर इंशाल्लाह गुजर जाएगा। उससे कम से कम हमारी रियासत, हमारा माशरा और हमारा निज़ाम कम से कम अपनी जगह पे कायम और दायम रहेगा। होगा मुश्किल लेकिन कायम रहेगा। जो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा माशी तौर पर वो महंगाई का होगा, इन्फ्लेशन का। एक IMF के प्रोग्राम में जाने की वजह से, एक आपने डॉलर फ्री फ्लोट कर दिया उन गलतियों के बाद जो कि जिसका जिक्र आपने किया 4 माह तक, जो कि मिफ्ता साहब सही तौर पे लेके जा रहे थे और डार साहब ने उसके ऊपर अपना कुछ लुच तलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं तल नहीं सका। अच्छा, तो ये 2 चीज़ों की वजह से महंगाई बहुत होगी। तीसरी बात, अब अगर इस महंगाई का असर हमारे यहाँ किसी भी तरीके से, मिसाल के तौर पे अखराजात कम करके, कोई रिलीफ थोड़ी सी बेहतर करके, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर करके, कुछ ऐसे आसार के इस महंगाई के बावजूद कुछ जीने का सामान पैदा हो जाए गरीब आदमी के लिए, तो वो गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हुआ करती है। चौथी चीज़ याद रखिए, और इससे सियासत को जोड़ूंगा मैं, वो ये है कि हमारे यहाँ बयानिए जो हैं वो मफरूज़ों पे, तख़य्युलात के ऊपर मबनी होते हैं। और जिस तरीके से जैगम भाई कह रहे हैं ना कि ये ब्लैक एंड वाइट सर्वेज क्या कहते हैं, जो फिगर्स हैं वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मफरूज़े सर्वेज के ऊपर और ब्लैक है उसके ऊपर फिगर्स पे नहीं चलते, ये ख्यालात और खदशात पे चलते हैं। और जहाँ थोड़ी सी उम्मीद की किरण आती है, ये कौम वो है कि उसको पकड़ लेती है कि यही हमारा निजात दहिंदा है, यही हमारा मसीहा है, यही हमें आगे लेके जाएगा। वो वहां पे फेल हो जाए आगे जाते, वो दूसरी बात है, लेकिन उसकी चोली पकड़ लेंगे साथ। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे जितना टाइम मिलेगा इनको, इस हुकूमत को, और अगर ये तमाम चीजें वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं, इसलिए उम्मीद की किरण ज्यादा होती है, इसलिए सियासत को बेहतर तौर पे इनके हक में मैं ज्यादा देखता हूँ। ठीक है जी ज़ैगम साहब, पॉजिटिव इंडिकेशंस होंगी ये सब कुछ इख्तियार कर लेने के बाद जो IMF कह रहा है? आपके सवाल का जवाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कल और आज दे दिया है। कल 700 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ी थी, आज गालिबन 400 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ी है। तो एक उम्मीद की एक किरण आई है कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, अब उसने पीछे हटना शुरू कर दिया है। देखिए, जब 2018 में हम मौजूदा बहरान में गए थे तो एक बात वाज़ेह थी, दुनिया का कोई मईशतदान, पाकिस्तान का कोई मईशतदान आपको बता सकता था कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ IMF के पास है। दुनिया भर में इस तरह के बहरान की डिफ़ॉल्ट पोजीशन IMF है। हमने IMF के 100 प्याज खाने थे, उसका शिकवा नहीं है। शिकवा इसका है कि हमें 300 प्याज खिलवाए गए और 300 जूते खिलवाए गए। सबसे पहले 100 प्याज और 100 जूते असद उमर ने खिलवाए, जिन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया और इमरान खान को कहा कि दुनिया भर में जाके भीख मांग के ले आओ, IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, रिफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद शौकत तरीन साहब ने 10 महीने तक प्रोग्राम मुअत्तल किया, फिर 100 जूते और 100 प्याज खिलवाए। उसके बाद फिर तीसरे साइंसदान तशरीफ़ लाए, इसहाक डार, के मामला ठीक सिमत में जा रहे थे और उन्होंने कहा कि IMF को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आई डोंट केयर। अभी अगले महीने $4 बिलियन आ रहे हैं, इस महीने $2 बिलियन आ रहे हैं। ठीक है। अब ये वही साइंसदान हैं जो कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाले हैं, जिन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ किए थे, जिन्होंने पिछली दफ़ा बरामदात जो पाकिस्तान की कम की थी, इतने बड़े बहरान में वो लेकर आए। अब मुझे लगता है कि हम बेहतरी की तरफ चलें इफ़ दे स्टिक टू इट, और फ्यूचर में ये काम ना करें भाई खाली प्याज खिलवाओ या खाली जूते खिलवाओ हमें, और बार बार मत खिलवाओ एक ही प्रोग्राम में 4 साल में। ठीक, एक ही प्रोग्राम। ज़ैगम साहब भी पॉजिटिव इंडिकेशन देख रहे हैं, साराना साहब, मगर वो कह रहे हैं इन माशी साइंसदानों से बचने की जरूरत है जो जानते कुछ नहीं पर कहते हैं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। देखें, अगर हमने अपनी माशी सूरत हाल को समझना है ना, तो हम फाइनेंशियल टाइम की जो कल रिपोर्ट आई है ना उसे पढ़ लें, हमें समझ आ जाएगी कि हमारे अपने क्याफे और हमारे अपने सारे
जो तुक्के हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो हमारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। ठीक। और फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट एक मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग तो बहुत पहले से ही है, लेकिन उस रिपोर्ट को अगर गैर जानिबदार रिपोर्ट समझा जाए तो इसका मतलब यह है कि हम आने वाले दिनों में मुश्किलात से निकलने के बजाय मजीद उसका शिकार होने जा रहे हैं। और आखिरी चीज़ मैं आपसे कह दूं कि जो मुआशी इस्तेहकाम, अब स्टॉक एक्सचेंज में समझता हूँ 1000 का इंडेक्स टप जाए, नफसियाती हद अबूर कर जाए, सारा कुछ, मैं किसी मुआशी इस्तेहकाम को नहीं मानता जब तक किसी गरीब आदमी के घर में रोटी नहीं पहुंचती और उसके बच्चों को रोटी नहीं मिलती, मैं नहीं समझता कि कोई मुआशी इस्तेहकाम है। और सबसे आखिरी बात यह कि मुझे नहीं पता था कि इंट्रो में आपने डॉलर पे बात करनी है, जो मैं कर गया था, तो मैं उसकी आपसे माजरत चाहता हूँ कि मुझे पता होता कि आपने भी वही बात करनी है तो शायद मैं ना करता, आपका गुस्सा बजाए। बजाज साहब, 25 रुपए का ये जो जिक्र भी हम बार बार कर रहे हैं, एक ही दिन में इजाफा होना, ये कितना बड़ा महंगाई का तूफान खोलेगा। और अगर माशरी इस्तेहकाम हम देख रहे हैं तो जो इसार साहब बात करें नीचे तक ना असर गया तो फिर वो काहे का इस्तेहकाम। मोहतरमा आयशा, मुझे याद है कि जब हम लोगों ने शोर की आंख खुली थी तो डॉलर 7 रुपए का था। अब 7 रुपए के डॉलर से एक दिन में 25 रुपए का इजाफा होना, आप ज़रा तनासुब देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वाकई जो यहाँ कहा गया कि इसहाक डार साहब ने ये जो, चूँकि वो दरअसल वैद हैं, क्वैक हैं इकॉनमी के, उन्होंने रोक के पहले भी नुकसान पहुँचाया था। 105 पे 106 पे रोके रखा, फिर वो जब उसने छलांग लगाई तो 170 से पहले वो रुका नहीं, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स। अभी भी इन्होंने यही किया है, एक ही दिन में ये नुकसान हुआ है। ये तवज्जो फरमा लीजिए कि हम यहाँ जिक्र हुआ ना कि शहजाद भाई ने कहा कि हम खुशफहमियों पे चलते हैं। भाई पिछले साल में चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3% रहा है, इंडिया का 7%। हमारा क्या आलम होगा। ये जो हम आम आदमी के आटे की बात करते हैं, आम आदमी का आटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की रियलिटीज से कटा हुआ नहीं है। श्रीलंका ने कुछ फैसले किए हैं जिनका मैं वाज़े इजहार नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान में कुछ मैक्रो डिसीजंस करना है, जिन्हें मैं कहता हूँ कि हमें अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को रीऑर्गेनाइज करना है, रीअरेंज करना है। उसके बगैर आम आदमी के आटे की बात करना फिर महज नारेबाजी रह जाएगी। हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं जिन लोगों पे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। हम ऐसा माहौल सियासी और समाजी पैदा करें जिसमें सरमायाकारी हो सके। कौन करे ये माहौल? ये फैसले एट द एंड ऑफ द डे जी मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसको मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल मरहूम कहा करते थे कि बॉटल नेक्स हैं, और ये वो 1997 में ये बात कहते थे। आज तक ये बातें रुकी हुई हैं, ये बातें करने की हैं, बदकिस्मती से वो माहौल पैदा नहीं किया जाता। मैं भी यहाँ बैठ के ये नहीं बता पा रहा कि मैं श्रीलंका के किस फैसले की तरफ इशारा कर रहा हूँ, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाए, और ये जो हमने सब्सिडीज़ दे रखी हैं कुछ ख़ास तबकात को, कुछ ख़ास कार्टल्स को मईशत के, उनको वापस लिया जाए और मुल्क की मईशत को बुलबुले की तरह एक प्रॉक्सी के तौर पे चलाने की बजाय इसे रियलिटीज़ में लिया जाए। अब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब का ताल्लुक तो एक ही जमात से है ना, ठीक, तो वो मुझे नहीं समझ आती कि वो मईशत पर लड़ रहे हैं कि ज़ाती ओहदे पर लड़ रहे हैं। सर वो मईशत को ठीक करते करते उनको ख्याल आया कि सियासत की कुर्बानी ज्यादा हो गई है, थोड़ा सियासत के लिए सोचा जाए तो सियासी पॉलिसी अपनाई। ये खतरनाक बात है। मईशत की जो मंतक है वो इररेजिस्टिबल होती है, उसकी मज़ाहमत नहीं हो सकती। तो फिर वो सही लफ्ज इस्तेमाल किया ना माशी साइंसदानों का ज़ैगम साहब ने कि कोई एक पॉलिसी बनाए तो खड़े हो जाएं उसके साथ। जब पॉलिसी बनाए तो फिर उसे, लेकिन उसके लिए एक ब्रॉडर जो इकोनॉमिक मुफाहमत है ना मुल्क के अंदर, अलावा इसके कि हमारा किस सियासी जमात की तरफ झुकाव है या हमारी किससे वाबस्तगी है, वो बहुत ज़रूरी है। मईशत होनी चाहिए फोकस, बाकी सारी सियासत की किताबें होनी चाहिए। रिश्तेदारी से आज़ाद होनी चाहिए जी। वो बात करना चाह रहे तो आप बात नहीं कर रहे जी, दोबारा फरमाइए। मैंने कहा रिश्तेदारी से आज़ाद होनी चाहिए मईशत।
रिश्तेदारी से आजाद होनी चाहिए। तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में जिस मामले में एक दिन में रुपए की कदर 9.6% कम हुई है। ये है वो पॉलिसीज, ये है वो तरजीहात जो मजमूई तौर पर हमारी लीडरशिप रखती है। कम अज कम किसी एक मामले पर इस मुल्क की मईशत को लेकर ही यकसू हो जाएं कि उसमें अपनी जाती सियासत, जाती मफाद और जाती अनाएं एक तरफ रख दें और मुल्क, कौम और अवाम का सोच लें तो शायद बेहतरी निकल आए। पॉलिसीज को रीअरेंज कर लिया जाए, रीऑर्गेनाइज कर लिया जाए अपनी तरजीहात को, तो नतीजा बिल्कुल मिल सकता है। मगर करेगा कौन, कब और कैसे, इन सवालों की तलाश है और हम इसके लिए सवाल उठाते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।